कॉम्पाउंड एपिथेलियम जो होता है ना, वो दो या दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर कोई भी लेयर ऑफ सेल दो या दो से ज्यादा मिल जाती हैं तो वो जो टिश्यू बनाती हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। हम बोल सकते हैं ना कि कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड। कंपाउंड एपिथेलियम कैसा होता है? कंपाउंड एपिथेलियम होता है जनाब मल्टी लेयर्ड, बिकॉज इट्स फॉर्म्ड ऑफ टू और मोर देन टू लेयर्स ऑफ सेल्स। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ना, यही मल्टी लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। इनकी शेप देखिए अलग अलग भी आपको दिखाई देगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप ये देखिए कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं। दिस इज कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड सेल्स होने के बावजूद भी कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होता है। मतलब कंपाउंड एपिथेलियम को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल। अब ऐसा नहीं है कि कंपाउंड एपिथेलियम इज ओनली स्ट्रेचेबल, इट्स आल्सो नॉन स्ट्रेचेबल। अच्छा, जो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होता है उसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, या फिर हम इसको यूरोथेलियम भी बोलते हैं। अच्छा, कंपाउंड एपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल है दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम। अच्छा, यूरोथेलियम नाम क्यों पड़ा इसका? वो इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि यूरोथेलियम, यूरो यानी इट्स रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। क्योंकि ये जो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है इसकी जरूरत हमें होती है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। अच्छा, कहाँ होती है जरूरत? यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में, जहां पर हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ स्ट्रेचेबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे आप इमेजिन करिए ब्लैडर ऐसा थोड़ी है कि उसकी साइज लिमिटेड होती है। यूरिनरी ब्लैडर कुछ हद तक बढ़ सकता है, साइज में बढ़ने का मतलब स्ट्रेच हो सकता है। यूरिन की अमाउंट जैसे जैसे उसमें बढ़ती जाएगी वो स्ट्रेच हो जाता है, फिर वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है जब हम यूरिन रिलीज कर देते हैं। तो हमने ये देखा कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, मतलब जो एक्चुअली अपना यूरिनरी सिस्टम होता है उसके अंदर ट्रांजिशनल या स्ट्रेचेबल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको यूरोथेलियम बोलते हैं। अच्छा, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? देखो, मेन फंक्शन कंपाउंड एपिथेलियम का होता है प्रोटेक्शन, क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मैनी सेल लेयर्स, बहुत सारी सेल लेयर्स होती हैं। तो वो मेन क्या काम करती हैं? वो करती हैं प्रोटेक्शन का धंधा। क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का धंधा करती हैं। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोल देते हैं बच्चों? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, नॉन स्ट्रेचेबल या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना? अच्छा, अब शेप के बेसिस पर हम तीन पार्ट्स में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था सिंपल एपिथेलियम था। सिंपल एपिथेलियम सिंगल सेल लेयर से मिलके बना था। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बना था सिंपल एपिथेलियम। फिर हमने सिंपल एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन किया था कि भाई अगर सिंपल एपिथेलियम की सेल्स एकदम चपटी हो, फ्लैटेंड हो, तब हम उसको सिंपल स्क्वेमस बोल देंगे। अगर उसकी क्यूब लाइक सेल्स हो तब हम उसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल देंगे। अगर उसकी सेल कॉलमनार हो, कॉलम जैसी हो ऐसी सेल्स, तो हम उसको सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम बोल देते थे। तो ऐसे करके जब हमने सिंपल एपिथेलियम को क्लासिफाई किया था तो उसी पैटर्न में हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को भी डिवाइड करेंगे। मतलब देखो, यहाँ पर सेल लेयर्स प्रेजेंट है, जरूरी तो नहीं है ना कि सेल लेयर्स में जितनी भी लेयर्स होंगी सब सेम शेप की होंगे। जैसे इसमें देखो, ये जो आपको फर्स्ट लेयर दिखाई दे रही है इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी कुछ अलग, इसकी कुछ अलग है, अलग अलग सेल लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि सब सेम होंगी या सब डिफरेंट होंगी। जब सेल्स स्क्वेमस होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, देन दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और जब क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। जब सेल्स सारी की सारी कैसी हो, सेल लेयर में
कॉलम जैसी सेल हो, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स हो सेल लेयर में तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं। कई कई बार क्या होता है, कई कई बार बलिए कीरेटिन का डिपोजिशन हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पे, तो उसको हम बोल देते हैं कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, कीरेटिन एक प्रोटीन होता है जिसके डिपॉजिट होने से, जिसके आने से इस टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, और वो एकदम वो प्रोटेक्शन वाला काम ही करती हैं एक तरीके से, ठीक है। तो केरेटिनाइज्ड इसका एग्जांपल हो गया स्किन, हमारी जो स्किन है, जो हमारे नेल्स हैं, जो हमारे हेयर हैं, उनमें केरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डेड होते हैं, ठीक है ना। तो केरेटिनाइज्ड में एग्जांपल हो गया स्किन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का दूसरा पार्ट हो गया नॉन केरेटिनाइज्ड, अगर केरेटिन प्रेजेंट नहीं है, तो केरेटिन प्रेजेंट नहीं है तो एग्जांपल हो गया हमारे पास ओरल कैविटी हो गई, है ना, फेरिंग्स हो गई, प्रोटेक्शन करना होता है ना, यहाँ पर सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन तो रहता नहीं है इसोफेगस, फेरिंग्स, ओरल कैविटी में। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर हमें करना होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। एनाल कैनाल, वेजाइना, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, एनाल कैनाल, वेजाइना, ये इसमें नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। अच्छा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये होता है डक्ट्स में। देखो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, इसका फंडा है जो भी डक्ट्स होती है ना, उनके अंदर हमेशा क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अगर डक्ट्स छोटी हैं साइज में तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, लेकिन अगर डक्ट्स बड़ी हैं साइज में तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो मैंने लिखा है ना, लार्ज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स भी कौन सी एनसीईआरटी ने दी हैं, सेलिवरी एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स। कौन सी, सेलिवरी और पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर की बात करें तो ये कंजेक्टिवा में होता है। कंजेक्टिवा जब हम आई पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने बात करी कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, जिसका मेन फंक्शन क्या था, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन था प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंपाउंड एपिथेलियम होता है समाप्त, ठीक है। तो ये नोट्स अच्छे से लिखिएगा प्रॉपरली। ओके, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं फिर, है ना, चलो।